गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। करंट अफेयर्स की सीरीज के अंदर 3 सितंबर पे हम पहुंच चुके हैं और आज द हिंदू पीआईबी के जो करंट अफेयर्स हैं उसको हम एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करेंगे। सी एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना जरूरी क्यों है? बिकॉज आई टोल्ड यू इवन इन द प्रीवियस लेक्चर्स कि जो भी चीज हम न्यूज में पढ़ते हैं, क्या हम उन चीजों को, उस इंफॉर्मेशन और उस कंसेप्चुअल नॉलेज को एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं या नहीं। ये चीजें तभी पता चलती है जब आप एक्चुअल में इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बुक्स तो हम काफी सारी पढ़ते हैं, लेकिन हम आंसर राइटिंग करके देखने की क्या एग्जाम में हम लिख भी पाएंगे या नहीं। उसी तरीके से एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना काफी जरूरी होता है, ये देखने के लिए कि जो चीजें या जो इन्फॉर्मेशन हमने एक्वायर करी है, क्या हम उसका यूज प्रीलिम्स एग्जाम में कर भी पाएंगे या नहीं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप @prince_लूथरा पे मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं। चलिए, मैं आज के जो 10 एरियाज हैं, जो 10 टॉपिक्स है, वो आपको बता देता हूँ जो डिस्कस करने वाले हैं हम। C40 के बारे में डिस्कशन आज होगा, IUCN स्टेटस जानेंगे, स्नाइप शो बर्ड का, देन डिस्कशन होगा। इससे आगे बढ़ते हुए हम UN रेजोल्यूशन के बारे में जानेंगे और देन नेक्स्ट डिस्कशन में इसके बाद डिस्कशन हमारा होगा 6th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम समिट के बारे में, चैंगथैंग पश्मीना के बारे में डिस्कशन करेंगे। देन इससे आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन में ई गोपाला वेवर्जन के बारे में जानेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर एक क्वेश्चन रहेगा। बॉन चैलेंज को डिस्कस करते हुए ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर भी मेंबर हैं, तो बेसिकली यूट्यूब मेंबरशिप के बारे में बता देता हूँ। आपको जितने भी हमारे वीडियोस होंगे उसमें नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा और उसके साथ एक ज्वाइन बटन होगा। तो ये जो ज्वाइन बटन है, इसको इस्तेमाल करते हुए आप क्या कर सकते हैं, इस ज्वाइन बटन को इस्तेमाल करते हुए आप वेरियस प्लान्स दिए, जैसे कि अलग अलग लेवल्स हैं, स्टूडेंट लेवल अलग है, एस्पिरेंट अलग है, सीरियस एस्पिरेंट अलग है, टॉपर्स अलग है, ऑफिसर अलग है। तो जितना आप ऊपर के लेवल पे जाते जाएंगे उतना आपको और भी ज्यादा जो मटेरियल होता है वो मिलता जाएगा। सो यू डिसाइड कि आप इसके अंदर चाहेंगे। प्लान्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जैसे ही ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगी और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, एस्पिरेंट सीरीज में आपको पॉलिटी लक्ष्मीकांत का मटेरियल मिलेगा, सीरियस एस्पिरेंट में पॉलिटी लक्ष्मीकांत तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा आपको स्पेक्ट्रम की सीरीज जो है वो भी यहाँ पर मिल जाती है। तो ये सभी चीजें आपको यूट्यूब के ऊपर भी मिल जाएंगी। आप चाहें तो यहाँ पर इसकी जो मेंबरशिप है वो ले सकते हैं। इट इज वेरी चीप, बहुत इकोनॉमिकल है, आप आसानी से इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप फुल फ्लैश तरीके से तैयारी करना चाहते हैं देन exam.network.com पर जाकर आप अदर कोर्सेज जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अभी भी यहाँ पर आप 50 डेज, 100 डेज, 200 डेज की सीरीज जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। सो वेरियस सीरीज ऑफ exam.network.com पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज आखिरी दिन है कृष्णा 50 का, बिकॉज ये जो कोड है ऑटोमेटिकली आज ही डीएक्टिवेट हो जाएगा। सो टुडे इज द लास्ट डे, आप इसको यूज कर सकते हैं 50% डिस्काउंट के लिए। exam.network.com पर चले जाइएगा और वहां पर आप इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें। यहाँ पर अभी कितना आप स्कोर करने वाले हैं। अगर 6 या 6 से ज्यादा करते हैं देन यू विल ऑफ कोर्स बी इन द सेफ जोन। अदरवाइज 8 से 10 एमसीक्यूज ठीक होंगे तो टॉपर कैटेगरी में आ जाएंगे। देखिएगा जरूर कितने एमसीक्यूज आप ठीक कर पा रहे हैं, मतलब कितना स्कोर कर पा रहे हैं और किस कैटेगरी में आप होल्ड कर रहे हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जो टारगेट आपने सेट किया है कि आउट ऑफ 10 आप कितना स्कोर करने वाले हैं प्लीज मेंशन करें। हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज C40। C40 क्या है? ये एक नेटवर्क है वर्ल्ड मेगा सिटीज का, हो सकता है ये 40 कंट्रीज का एक ग्रुप है, ये भी हो सकता है 40 मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज का एक ग्रुप है, या फिर नन ऑफ द अबव। टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं, 10 सेकंड्स का टाइम आपके पास है, सोचिए इसके बारे में। अभी C40 जो है वो न्यूज में था, क्यों न्यूज में था वो भी बताऊंगा। बेसिकली इट इज अ नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड्स मेगा सिटीज जो कि कमिटेड है किस चीज के लिए? क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए। तो जो 40 इसके अंदर है वो है मेगा सिटीज, उनका नेटवर्क है जो कि क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को क्या करेंगे? एड्रेस करेंगे। करंटली इट कनेक्ट्स 97 मेगा सिटीज इन द वर्ल्ड। इट सपोर्ट्स सिटीज ताकि वो कोलैबोरेट कर सके, नॉलेज को शेयर कर सके और यहाँ पर मीनिंगफुल तरीके से इस क्लाइमेट चेंज के इश्यू को एड्रेस कर पाए और साथ ही साथ मेजरेबल आउटकम भी यहाँ पर लेकर आ पाए। तो आंसर क्या होगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। एट प्रेजेंट 97 मेगा सिटीज को ये कनेक्ट करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। द सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट द 5 मिनट योगा प्रोटोकॉल। रिसेंटली आयुष मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है और आपको ये बताना है कि इसको अचीव किसके थ्रू किया जाएगा। देखिए, आयुष मंत्रालय जो ये कह रहा है कि जो लोग काम करते हैं सारा दिन ऑफिस में बैठ के या फिर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो लाइफ में स्ट्रेस काफी ज्यादा होता है, तो 5 मिनट योगा मेडिटेशन करना काफी जरूरी है। तो इसको किस चीज के थ्रू किया जाएगा? क्या एक्स ब्रेक के थ्रू किया जाएगा, वाई ब्रेक के थ्रू किया जाएगा, एम योगा या मेडी योगा के थ्रू किया जाएगा? आयुष मिनिस्ट्री ने प्रोटोकॉल तो बनाया, लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा, अभी हमने 2-3 दिन पहले पढ़ा था वाई ब्रेक ऐप जो है वो भी बनाई गई है। वाई स्टैंड्स फॉर योगा,
ब्रेक मतलब जो रेस्ट पीरियड होता है, ठीक है, आप ब्रेक लेते हैं ना पढ़ाई के बीच में, वो वाला ब्रेक है ये। तो योगा के लिए आपको क्या करना है, योगा के लिए ब्रेक लेना है 5 मिनट का, ताकि आप अपनी सेहत का ध्यान रख सके, अपनी फिजिकल एज वेल एज मेंटल वेलबींग का ध्यान रख सके, ठीक है। तो बेसिकली जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो अपने आप को कैसे डी स्ट्रेस करेंगे, कैसे रीफोकस करेंगे, उसके बारे में बात करी गई है। आंसर हो जाएगा बी। वैसे एम योगा ऐप जो है ये भी 21 जून जो हमारा योगा डे होता है, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च करी गई थी। ये भी चीज वैसे इसी से रिलेट करती है, लेकिन हाँ करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी हो जाता है। चलिए चलते हैं यहाँ पर वाई ब्रेक से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जो कि पर्टिकुलर स्पीसीज को लेकर है, जो कि स्नाइप शोर बर्ड को लेकर है, और इसके आईयूसीएन स्टेटस के बारे में कह रहा है कि बताएं इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, क्या ये एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, क्या है। क्योंकि रिसेंटली न्यूज में था वेटलैंड हैबिटेट ऑफ लैथम स्नाइप जो है, इस पर्टिकुलर स्पीसीज के हैबिटेट को क्या किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। और किसी भी स्पीसीज के हैबिटेट को जब खत्म किया जाएगा तो प्रॉब्लम होती है कि उसकी संख्या धीरे धीरे कम होने लग जाती है। ये जो पर्टिकुलर स्पीसीज है इसके हैबिटेट को तो कम किया ही जा रहा है, इसकी हंटिंग भी शुरू हो गई, और इसी वजह से अभी तो ये लीस्ट कंसर्न है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में ये वल्नरेबल, एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड, या फिर ये गायब भी हो सकता है, विलुप्त भी हो सकता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन से पहले ही हम यहाँ पर स्टेप्स लेना चाह रहे हैं, ठीक है। पहले इसे जैपनीज स्नाइप के नाम से जाना जाता था, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया, जापान, रशिया वाले रीजन में ये मिल जाता है, ठीक है। इसकी आई साइट जो होती है वो काफी तेज होती है, जिसकी वजह से ये रात को भी शिकार कर सकता है और अपना पेट भर सकता है, ठीक है। चलिए दिखता कैसे यहाँ पे एक बार आपको इमेज के अंदर दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज क्वेश्चन नंबर 4, जो कि यूएन रेजोल्यूशन को लेकर है। पूछा गया यूएन रेजोल्यूशन के बारे में बताएं करेक्ट क्या है। जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है आप उसमें जो टॉपिक है उसको अंडरलाइन करें, जो चीज पूछी गई है उसको सर्कल में डालें। यूएनएससी ने 2593 करके एक रेजोल्यूशन भी पास किया है, हो सकता है दिस रेजोल्यूशन इज पास्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ तालिबान, तालिबान के कॉन्टेक्स्ट में से पास किया गया, ये भी हो सकता है। चाइना जो है उसने यहाँ पर वोटिंग नहीं करी है। तो 10 सेकेंड्स का टाइम जो मैं यहाँ पे शुरू कर देता हूँ, आप सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं एक डिस्कशन इसको लेकर। सोचिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास किया है और जिसका नंबर 2593 ही है, बिल्कुल ठीक है। और इसके अंदर तालिबान को कहा है कि देखिए जो भी लोग अफगानिस्तान से जाना चाहते हैं उनको आप सेफ पैसेज प्रोवाइड करें, ठीक है। उनको आप आसानी से जाने दें, उनको रोकने का काम ना करें, ह्यूमन राइट वायलेशन ना करें, जो ह्यूमन राइट्स है आप उनको रादर उनसे कंप्लाई करें, ठीक है। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। रेजोल्यूशन जो है वो तालिबान के कॉन्टेक्स्ट में ये भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। और इसके अंदर क्या चाइना ने वोटिंग से अब्सटेन किया है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ठीक हो जाती है, क्योंकि चाइना जो है उसने यहाँ पे वोटिंग नहीं करी है। जो P5 कंट्रीज है, परमानेंट 5 जिनको कहते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर, और इंडिया किसमें आता है, नॉन परमानेंट मेंबर में। नॉन परमानेंट मेंबर वो होते हैं जो कि परमानेंट नेचर के नहीं होते, इनका कार्यकाल 2 साल का होता है और फिर इनकी सीट चली जाती है। ऐसे चेंज कर करके यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज नॉन परमानेंट सीट्स के ऊपर बैठती है। परमानेंट नाम से ही पता चल रहा है परमानेंट, तो ये 5 जो लोग हैं या फिर 5 ये जो कंट्री है, जिसमें कौन कौन शामिल है परमानेंट के अंदर, यूएस है, यूके है, फ्रांस है, रशिया है और इसके अंदर चाइना है, ठीक है। ये 5 परमानेंट रहते हैं और इनके पास वीटो पावर भी होती है। वीटो पावर का मतलब है अगर 5 में से कोई भी एक किसी भी चीज को लेकर मना कर देगा तो वो चीज नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो यहां पर जो पर्टिकुलर P5 थे इसमें रशिया और चाइना ने वोट ही नहीं किया, ठीक है। यूएस इसको लेकर आया, यूके और फ्रांस ने सपोर्ट किया, इवन 10 की 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स ने भी सपोर्ट किया कि तालिबान के लिए 2593 लेकर आना चाहिए, लेकिन रशिया और चाइना ने इसके लिए एब्सटेन किया। एब्सटेन करना होता है, इसके लिए वोट किया भी नहीं, इसके अगेंस्ट में भी वोट नहीं किया, इसके फेवर में भी वोट नहीं किया, उन्होंने वोट किया ही नहीं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अब यहां पर पूछा जा सकता है कि रशिया और चाइना ने इसे वीटो क्यों नहीं किया, क्योंकि एक प्रोसीजरल मैटर था, ठीक है। प्रोसीजरल मैटर जो होते हैं यूएनएससी के अंदर, वहां पर परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो करने की पावर नहीं होती, क्योंकि प्रोसीजरल मैटर्स जो है उसके अंदर वीटो इन्वॉल्व ही नहीं होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, जो कि 6th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम समिट को लेकर पूछा गया। इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड है, ये कहां पर ऑर्गेनाइज करी जा रही है, यूके में, रशिया में, यूएस में या फिर फ्रांस में। टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं, जल्दी से आंसर करें इसका। 6th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम समिट जो है उसे कहां पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। हमारे यहाँ से पेट्रोलियम मिनिस्टर जो है वो अपने पूरे डेलीगेशन के साथ कहां जा रहे हैं, व्लादिवोस्टोक रशिया के अंदर जा रहे हैं, जहां पर ये EEF ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम समिट जो है ये ऑर्गेनाइज करी जा रही है। कहां पे जा रहे हैं, व्लादिवोस्टोक। व्लादिवोस्टोक कहां है, रशिया के अंदर, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा यहाँ पर कहां पर हो रही है समिट, वो मैंने आपको बता दिया। कृष्णा 50 कोड को यूज कर लीजिएगा एनसीईआरटी कोर्स के लिए, या फिर 50 डेज, 100 डेज, 200 डेज, जो भी कोर्स आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं। जो लोग 2021 के लिए एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए
बेटर जो कोर्स रहेगा वो 50 डेज का रहेगा, या 100 या 200 डेज का ले सकते हैं। लेकिन अगर आप नेक्स्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, देन यू कैन गो फॉर क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 500 डेज, जो मिशन यूपीएससी 2022 है, जिसमें आपकी राइट फ्रॉम द एनसीईआरटी से फाउंडेशन जो आपकी बुक्स है उनको कवर किया गया, जो स्टैंडर्डाइज बुक्स है उनको यहाँ पर कवर किया गया है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है वो यहाँ पर कवर करेगा, क्योंकि काफी सारी चीजें बुक्स में भी होती हैं जो कि एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं होती हैं, उनको यहाँ पर इंश्योर किया गया कि वो वहां पर आपका टाइम वेस्ट ना करें। जो इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी रेलिवेंट है उसको ही यहाँ पर कवर किया गया। 50 डेज रिवीजन सीरीज के अंदर स्टैटिक पोर्शन को कवर किया गया है, तो दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि उनका स्टैटिक पोर्शन आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम के लिए वीक है, करंट अफेयर्स तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्टैटिक पोर्शन में उनको लगता है कि शायद वो उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, तो 50 डेज रिवीजन सीरीज के लिए आप जा सकते हैं। मिनिमम पॉसिबल टाइम, आपके पास अभी टाइम भी उतना ही पड़ा है जितने में आप ये 50 डेज की सीरीज कंप्लीट कर पाएंगे। हालांकि 100 डेज भी चाहे तो कर सकते हैं, अगर आप दिन में 2 से 2.5-3 घंटे का टाइम दे सकते हैं तो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 पे पहले मैं आपको लेकर जाता हूं और फिर आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है चैंगथैंग पश्मीना को लेकर। पूछा गया है चैंगथैंग पश्मीना को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ठीक है, पहली कहती है इट इज प्रोड्यूस्ड ओनली बाय, किसके द्वारा प्रोड्यूस करी जाती है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द चांगरा, हो सकता है। इट इज प्रोड्यूस्ड इन लद्दाख, लद्दाख के अंदर प्रोड्यूस करी जाती है। इट इज थिकर देन द ह्यूमन एयर, हमारा जो ह्यूमन एयर होता है उससे ज्यादा थिक होती है। ठीक है, तो चैंगथैंग पश्मीना के बारे में पूछा, बताएं करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो यहां पर टाइम पीरियड में आपका शुरू कर देता हूं। सोचिए रिसेंटली क्या है, लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 दिन का लद्दाख नोमैडिक फेस्टिवल जो है उसे ऑर्गेनाइज किया। जैसे आपने देखा होगा नागालैंड के अंदर हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, ठीक है, उससे हमें ट्राइबल कल्चर के बारे में पता चलता है, उनके रहन सहन के बारे में पता चलता है। उसी तरीके से लद्दाख के अंदर भी 2 दिन का नोमैडिक फेस्टिवल जो शुरू किया गया है, ताकि जो नोमैड्स होते हैं, ठीक है, नोमैडिक पीपल जो होते हैं उनके रहन सहन उनके कल्चर के बारे में हमें पता चल सके। ठीक है, इट इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट फैब्रिक। जब हम चैंगथैंग पश्मीना की बात करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर कुछ जो काफी कॉस्टली फैब्रिक्स हैं उसमें से एक माना जाता है, और जो ह्यूमन हेयर होता है उससे ये 1/8 रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसका ये 1/8 उससे मोटा नहीं है, इट इज 8 टाइम्स फाइनर। ठीक है, 8 टाइम्स फाइनर है उससे, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इट इज नॉट थिकर देन द ह्यूमन हेयर, तो तीसरी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। और ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, चांगरा या चैंगथांगी कोट्स होती है उसके द्वारा इसे प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि ज्यादातर आपको लद्दाख में मिलेगी, जम्मू कश्मीर में, पंजाब के कुछ हिस्सों के अंदर, उत्तराखंड और नागालैंड के अंदर मिलेगी। तो पहली दूसरी स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन तीसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा इसके बारे में, पश्मीना के बारे में भी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि ई गोपाला वेब के बारे में पूछ रहा है। ई गोपाला वेब वर्जन इज लॉन्च्ड बाय, ये जो वेब वर्जन है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, एनडीडीबी के द्वारा, अपेडा, मपेडा या फिर अमूल के द्वारा। टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं, सोचिए इसके बारे में। द वेब वर्जन ऑफ ई गोपाला एप्लीकेशन जो है ये किसके द्वारा लेकर आया गया है। चलिए, तो यहां पर डेयरी फार्मर्स जो है उनकी हेल्प करने के लिए आप जानते हैं कि डेयरी फार्मर्स या फार्मर्स की हेल्प करने के लिए सरकार हमेशा से एफर्ट्स करती रहती है, और फार्मर्स की इनकम को डबल करने का जो टाइम पीरियड है वो भी 2022 की यहाँ पर डेट दी हुई है। ठीक है, एनडीडीबी दैट इज नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है उसके द्वारा इसे लेकर आया गया है। इस ई गोपाला वेब वर्जन के अंदर काफी सारी फैसिलिटीज जो है वो लेने वाले हैं, जो हमारे डेयरी फार्मर्स होने वाले हैं उनको क्या मिलेगा, अगर वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराना चाहते हैं अपने एनिमल्स का, किसी भी तरीके का वैक्सीनेशन उनका कराना चाहते हैं, ठीक है, उनकी हेल्थ या डाइट को लेकर कोई बात करना चाहते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो भी यहाँ पर मिलने वाली। तो काफी सारी जानकारी जो है वो इस एप्लीकेशन के ऊपर डाली गई है। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं, जो कि कह रहा है 3 स्टेटमेंट देते हुए कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। इसरो एंड एनजीआरआई आर मैपिंग एक्वीफर्स। रिसेंटली इसरो ने एनजीआरआई के साथ मिलकर एक्वीफर्स को मैप करना शुरू किया है, हो सकता है। इट विल बी डन एज पर जल जीवन मिशन, तो जल जीवन मिशन के तरीके से इसे मैप किया जाएगा। एंड हेलीबोर्न टेक्निक ऑफ मैपिंग विल बी यूटिलाइज, और ये जो मैपिंग करी जाएगी कि हमारे जमीन में कहां कहां पर ग्राउंड वाटर अवेलेबल है, एक्वीफर्स अवेलेबल है, ये हेलीबोर्न टेक्निक के थ्रू करी जाएगी। टाइम पीरियड मैंने 10 सेकंड का आपका शुरू कर दिया है, सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। चलिए, तो रिसेंटली साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने कहा था कि ग्राउंड वाटर की मैपिंग तो करनी, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है हमारा जल स्तर जो है वो धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा है, और इसी को रोकना जरूरी है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो जल स्तर है, जो ग्राउंड वाटर है, उसका इस्तेमाल तो एक लिमिट के बियॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन उतना ज्यादा रेप्लेनिशमेंट नहीं कर रहे। ठीक है, इमेजिन करें कि जैसे कि दिस इज योर बैंक बैलेंस, आपके बैंक बैलेंस में 1 लाख रुपीज है, हर महीने आप 20,000 रुपए खर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली में रह रहे हैं, रूम लेकर
और वहां पर खाने पीने का भी खर्चा होता है, पढ़ाई का भी खर्चा होता है, तो 20,000 रुपए आप हर महीने खर्च कर रहे हैं। लेकिन आपकी जो अर्निंग है पर मंथ की वो 10,000 रुपए है। ठीक है, तो हर महीने क्या है, 20,000 रुपए डिडक्ट हो रहा है, लेकिन 10,000 रुपए ऐड हो रहा है। तो क्या आप उतनी तेजी से इस अकाउंट को रेप्लेनिश कर पा रहे हैं जितनी तेजी से इसमें से पैसा निकल रहे हैं? आंसर इज नो। उसी तरीके से हमारे ग्राउंड वाटर में भी क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर का जो यूज है वो तो हो रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन रेप्लेनिशमेंट जो है वो हो रहा है कम। तो धीरे धीरे ऑफकोर्स इसका जल स्तर जो है वो नीचे जाएगा और धीरे धीरे ये खत्म भी हो सकता है। ठीक है, इसरो ने नहीं, यहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय और मिनिस्टर कहे तो उन्होंने CSIR को ये ड्यूटी दी। और CSIR जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, उसने NGRI को साथ में लिया, कोलैबोरेट किया और कहा कि चलो पता लगाते हैं कि हमारी जमीन के अंदर कहां कहां पर एक्वीफर्स अवेलेबल है, कहां कहां पर ग्राउंड वाटर अवेलेबल है। ठीक है, सेकंड जल जीवन मिशन के अंदर भी इसके बारे में बात करी गई थी, तो उससे भी ये कंप्लाई करता है, तो सेकंड स्टेटमेंट पे आपकी ठीक हो जाती है। तो CSIR एंड NGRI नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, उन्होंने हाई रेजोल्यूशन एक्वीफर मैपिंग का काम जो है वो लिया है। और इसके लिए वो कौन सी टेक्निक यूज करें, हेलीबोन, जिसके अंदर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है, उसके ऊपर इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं जो कि यहां पर देखते हैं कि कहां कहां पर ग्राउंड वाटर अवेलेबल है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कुछ ऐसे राज्यों के नाम जो कि सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर को यूज करते हैं, तो उसमें नाम आपको मिलेगा पंजाब का, हरियाणा, ये कृषि प्रधान जो राज्य है, राजस्थान, ये सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर को यूज करते हैं। साउथ इंडिया में तमिलनाडु, ठीक है, यहां पर ग्राउंड वाटर जो है सबसे ज्यादा यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, बॉर्न चैलेंज को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। इसे लॉन्च किया गया था UNEP, दैट इज यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, हो सकता है। इट एम्स टू रिस्टोर 350 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंडस्केप बाय 2030। 2030 तक का टारगेट है कि जो डिग्रेडेड डिफॉरेस्टेड लैंडस्केप है उसको क्या किया जाएगा, रिस्टोर किया जाएगा। टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं, यहां पर सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन बॉर्न चैलेंज के बारे में। सोचिए, चलिए, तो सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट और जर्मनी एंड IUCN, तो जर्मनी की जो गवर्नमेंट थी और IUCN ने मिलकर बॉर्न चैलेंज को लॉन्च किया था। सो इट इज नॉट बाय UNEP। ठीक है, लेकिन हाँ, 350 मिलियन हेक्टेयर को रिकवर करने की, रिस्टोर करने की बात इसके अंदर करी गई है। आंसर क्या हो जाएगा, बी। यहां पर गोल क्या रखा गया, गोल यही है कि किस तरीके से जो यहां पर हमारी डिग्रेडेड लैंड है उसको हम रिकवर कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और इसको कहा जाता है फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन, FLR। ठीक है, तो यहां पे क्या किया जाता है, ह्यूमन वेलबींग को ध्यान में रखते हुए इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी जो लैंड की है वो यहां पर वापस से लेकर आई जाती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 जो है बॉर्न चैलेंज जो है उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। इसको लेकर पूछे, बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। वैसे ग्राउंड वाटर को लेकर कौन कौन स्टडी कर रहे हैं, आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड NGRI जो है मिलकर कोलैबोरेट कर रहे हैं। और यहां पर टेक्निक कौन सी यूज कर रहे हैं, बताइए, हेलीबोन टेक्निक। ठीक है, हेलीकॉप्टर वाली टेक्निक। पहली स्टेटमेंट कहती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर अकाउंट्स फॉर द हाईएस्ट ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इन इंडिया। सबसे ज्यादा जो ग्राउंड वाटर को यूज किया जाता है वो इंडस्ट्री के सेक्टर के द्वारा किया जाता है, हो सकता है। ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर लीड्स टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड एंड आर्सेनिक इन इट। तो क्या होता है, जब ग्राउंड वाटर को ज्यादा यूज करते हैं तो उसके अंदर जो बचा हुआ पानी होता है उसमें फ्लोराइड और आर्सेनिक का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है। टाइम पीरियड जो है मैं शुरू करता हूं आपका, सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। क्या होगा इसमें आंसर। वैसे हिंट तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही दे दिया था, और मैंने आपको बताया था कि जो कृषि प्रधान राज्य है वहां पर इसका इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। मतलब इसका इस्तेमाल आप फिगर आउट कर सकते थे मेरी उस स्टेटमेंट से कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। क्योंकि अगर इसका इस्तेमाल इंडस्ट्री सेक्टर में ज्यादा हो रहा था, तो इंडस्ट्री कहां पर है ज्यादा, इंडस्ट्री तो देखिए आपको गुजरात में, महाराष्ट्र में मिलेगी, तो वहां पर ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल ज्यादा होता है। लेकिन कहां पे ज्यादा हो रहा है, हरियाणा पंजाब में। और हरियाणा पंजाब में क्या है, इंडस्ट्री ज्यादा है, खेती ज्यादा है, खेती ज्यादा है, एग्रीकल्चर ज्यादा है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है 92% यूटिलाइजेशन जो है वो कर लेता है, और 5% ही सिर्फ इंडस्ट्री करती है। तो यहां पे देखिए एग्रीकल्चर 92% खपत करता है, आपका इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो 3% करता है, सॉरी 5% करता है, और आपका डोमेस्टिक घरों में जो इस्तेमाल होता है वो सिर्फ 3%। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से यहां पर पूरा यूटिलाइजेशन जो है वो किया जाता है पानी का। ओवर एक्सप्लोटेशन से क्या होता है, देखिए ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्स से क्या होगा, आपकी वाटर टेबल नीचे चली जाएगी, जो जल का स्तर है वो नीचे चला जाएगा, जैसे कि हमने राजस्थान में देखा, महाराष्ट्र में देखा। और यहां पर यह भी पाएगा कि फ्लोराइड कंसंट्रेशन जो है ग्राउंड वाटर के अंदर वो बढ़ने लगा।
ठीक है। और यहाँ पर आर्सेनिक जो है वो भी हमने देखा कुछ हिस्सों के अंदर, खासतौर पे वेस्ट बंगाल और बिहार में, उसके भी जो कंटेंट है आर्सेनिक का वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ हमें दिखाई दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट इज इनकरेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं यहाँ पर, प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ बिफोर आई गिव यू द क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे देने से पहले 30% मोर मटेरियल रिटेंशन के लिए 2 मिनट के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे लेक्चर को रिवाइज करेंगे और एक सरप्राइज भी आज आपके लिए, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड, वो मैं आपको यहाँ पर रिवीजन के बाद बताता हूं। तो यहाँ पर सबसे पहले C40 के बारे में डिस्कशन किया, जल्दी से बताएं C40 किसका ग्रुप है, कंट्रीज का या सिटीज का? तो यहाँ पे 97 मेगा सिटीज जो है वो इसके अंदर शामिल है, जो कि क्लाइमेट चेंज को इश्यू को एड्रेस करने की बात करती है। ठीक है, फिर हमारा डिस्कशन इससे आगे बढ़ते हुए हुआ आयुष की ऐप के बारे में। जल्दी से बताएं, जो आयुष मिनिस्ट्री प्रोटोकॉल लेकर आई है, इसकी ऐप का नाम क्या है? इसकी ऐप का नाम है वाई ब्रेक। वाई स्टैंड्स फॉर योगा, ब्रेक मतलब जो ब्रेक आप लेते हैं। ठीक है, एम योगा ऐप भी है वैसे तो, प्रधानमंत्री के द्वारा 21 जून को योगा डे वाले दिन लॉन्च करी गई थी। देन वी डिस्कस्ड अबाउट IUCN स्टेटस स्नाइप शोर बर्ड का। क्या था जल्दी से बताएं? जैपनीज स्नाइप इसे कहा जाता था और काफी तेज आंखें होती है इसकी। अभी इसका जो हैबिटेशन है वो लॉस हो रहा है और हैबिटेशन लॉस के साथ साथ हंटिंग भी करी जा रही है। इट इज लीस्ट कंसर्न एट द मोमेंट, बट जिस हिसाब से संख्या कम होगी इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा। फिर हमने डिस्कशन किया यूएन रेजोल्यूशन। जल्दी से मुझे बताएं परमानेंट 5 कौन कौन सी कंट्रीज हैं, किस किस ने एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग किया है। 2593 लेकर आया गया। तालिबान को कहा गया कि भाई जाने दो, जो लोग यहां से जाना चाहते हैं उनको जबरदस्ती रोकने की जरूरत नहीं है, ह्यूमन राइट वायलेशन मत करो, रादर अपहोल्ड करो ह्यूमन राइट्स को। ठीक है, यहाँ पे चाइना जो है और रशिया, इन दोनों ने एब्सटेन किया। दोनों ही P5 मेंबर्स है, दैट इज परमानेंट 5 मेंबर्स है। लेकिन यहाँ पर ये प्रोसीजरल मैटर है, तो जो आपकी वीटो है वो मैटर नहीं करता है यहाँ पर। ठीक है, फिर हमारा डिस्कशन हुआ था 6th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को लेकर। कहां पर करी जा रही है? हमारे जो यहाँ पर पेट्रोलियम मिनिस्टर थे वो गए हैं व्लादिवोस्टोक, रशिया, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में डिस्कशन किया था हमने। देन यहाँ पे कृष्णा 50 कोड को यूज कर लीजिएगा, ये आपके पास आज अवेलेबल है और exam.netmoc.com पर जाकर आप इस कोड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने डिस्कशन किया क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर, जो कि चैंगथैंग पश्मीना को लेकर है। चैंगथैंग पश्मीना जो है ये कहां से आती है बताइए? लद्दाख में आपको मिल जाएगी और आसपास के जो रीजन है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, वहां पर मिल जाएगी। इट इज थिकर, नो इट इज थिनर एंड इट इज प्रोड्यूस्ड ओनली बाय चाइना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, जो कि ई गोपाल वेब ऐप को लेकर है। किसके द्वारा बनाई गई? जल्दी से बताएं। जो पर्टिकुलर एनिमल है उसको लेकर, वैक्सीनेशन से लेकर जो उसका साइटोप्लाज्म रहता है, जर्मोप्लाज्म रहता है, वो सारे इश्यूज यहीं पे डील हो जाते हैं और ये NDDB के द्वारा लेकर आया गया है। देन हमारा डिस्कशन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर हुआ। तो जल्दी से मुझे बताएं, ये जो एक्वीफर्स मैपिंग करने का काम है जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के द्वारा दिया गया, ये किसको दिया गया है? इसके अंदर जल जीवन मिशन भी कंप्लायंस देखा जाएगा, हेलीबोन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा, NGRI और CSIR जो वो मिलकर इसको करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर हमारा डिस्कशन हुआ बोन चैलेंज को लेकर। कौन लेकर आया इसे बताएं? इसके अंदर जो डिफॉरेस्टेड लैंडस्केप है उसको रिस्टोर किया जाएगा। इट इज ब्रॉट टू यू बाय जर्मनी एंड IUCN। और लास्ट क्वेश्चन में हमारा जो डिस्कशन था वो हुआ था ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को लेकर। तो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के अंदर हमने देखा किस बारे में कि यहाँ पर ओवर एक्सप्लोटेशन किस वजह से हो रहा है। तो ओवर एक्सप्लोटेशन के अंदर ज्यादातर 92% आपका कहाँ जा रहा है? एग्रीकल्चर एरिया में जा रहा है और कॉन्सेंट्रेशन फ्लोराइड और आर्सेनिक की भी इसके अंदर बढ़ती जा रही है, ये भी हमने देखा था। ठीक है, चलिए क्योंकि आपका प्रीलिम्स जो है वो ऑलमोस्ट अब बिल्कुल पास आने वाला है, तो इसी की वजह से एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो है वो यहाँ पर हम कंडक्ट करेंगे। उसी चीज को लेकर मेरे को आपको जानकारी देनी थी। उससे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए। चैंगथैंग क्या है इसका कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा और मैं आपको बताता हूं आपके मॉक टेस्ट, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के बारे में। तो यहां पर जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आपका है वो यहां पर कंडक्ट किया जाएगा। तो उसके अंदर बेसिकली क्या रहेगा, आप exam.netmoc.com पर जा सकते हैं और exam.netmoc.com पर जाकर आप इस फ्री मॉक टेस्ट के लिए एनरोल करा सकते हैं। एंड वी आर गोइंग टू कंडक्ट दीज मॉक टेस्ट, जो आपके ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होते हैं, ये exam.netmoc.com के प्लेटफॉर्म पे ही होंगे। 2 घंटे का टाइम जैसे होता है वैसे ही रहेगा। टेस्ट आपका 10 से 12 के बीच में ही किया जाएगा। तो यहां पर आके आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं और इस टेस्ट के थ्रू कट ऑफ भी आपको दी जाएगी। मान लीजिए 103 की कट ऑफ है, आप जितने भी स्टूडेंट्स इसको देंगे आपकी जो रैंकिंग होगी वो भी निकल के आएगी, आपको मार्क्स भी मिलेंगे और ऑल ओवर इंडिया लेवल पे आपका रैंक क्या है वो भी आपको यहाँ पर पता चलेगा। चलिए यहाँ पर जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर अपने मार्क्स लिख दीजिए, कितना कितना आपने स्कोर किया है। 8 से 10 MCQs ठीक है तो टॉपर कैटेगरी में है, 6 से 7 मार्क्स है तो सीरियस एस्पिरेंट, अदरवाइज आप एस्पिरेंट और स्टूडेंट कैटेगरी के अंदर है। इस लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है वहां पर मिल जाएगी। Thanks for watching this video. Please do like and share the video. Thank you once again. Have a nice day. Take care. Goodbye.